हेलो दोस्तों, 90 प्लस वर्चुअल लैब में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक सा प्रयोग करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं वो क्या है? वो है वर्णलेखिकी यानी कि क्रोमैटोग्राफी। मुझे विश्वास है कि आपने इस शब्द को कभी ना कभी सुना ही होगा। क्या आप लोग जानते हैं इसका अर्थ क्या है? ये एक ग्रीक शब्द से आया है जिसमें क्रोमा का मतलब होता है रंग और ग्राफे का मतलब होता है लिखना। क्रोमैटोग्राफी वो तकनीक है जिसका प्रयोग किसी घोल में मौजूद विभिन्न पदार्थों के अणुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे कि क्रोमैटोग्राफी की परिभाषा क्या है। क्रोमैटोग्राफी वो विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को पृथक कर पहचाना जाता है। पृथक्करण दो फेजेस में होता है। एक फेज स्थिर और दूसरा गतिशील होता है। पदार्थों का पृथक्करण स्थिर फेज की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। इस प्रकार इस विधि से रंगीन पट्टियां प्राप्त होती हैं जिन्हें हम वर्णलेख यानी कि क्रोमैटोग्राम कहते हैं। क्रोमैटोग्राफी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि कागज वर्णलेखिकी यानी कि पेपर क्रोमैटोग्राफी, स्तंभ वर्णलेखिकी यानी कि कॉलम क्रोमैटोग्राफी, पतली परत वर्णलेखिकी यानी कि थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी इत्यादि। पर यहां पर हम सिर्फ पेपर क्रोमैटोग्राफी पर ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे कि इस प्रयोग का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है। पेपर क्रोमैटोग्राफी द्वारा पादप वर्णकों को अलग करना और उनका अध्ययन करना। दोस्तों, इस प्रयोग को पूरा करने के लिए हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ताजी पालक की पत्तियां। क्या आपको पता है हमने यहां पर पालक की पत्तियों को क्यों लिया है? हमने यहां पर पालक की पत्तियों को इसलिए लिया है ताकि हम उसमें मौजूद पिगमेंट्स यानी कि वर्णकों को अलग कर पाएं। उसके बाद हमें चाहिए वर्णलेखिकी कागज यानी कि क्रोमैटोग्राफिक पेपर। इस प्रयोग को करने के लिए हमें खासकर वॉटमैन नंबर 1 पेपर की आवश्यकता है। उसके बाद लंबी परख नली यानी कि लॉन्ग टेस्ट ट्यूब जिसके साथ एक स्प्लिट कॉर्क हो, मोटर और पेसिल, पेट्रोलियम ईथर, एसीटोन, फनल, बीकर, फिल्ड पेपर, केशिका नली यानी कि कैपिलरी ट्यूब और रेत यानी कि सैंड। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रयोग की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हम पालक की कुछ पत्तियां लेंगे। उसके बाद इन पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मोटर में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी रेत डालेंगे। क्या आपको पता है हम यहाँ पर रेत क्यों डाल रहे हैं? हम यहाँ पर रेत इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम पालक की पत्तियों को अच्छी तरह से कूट पाए। अब हम 5 ml एसीटोन लेंगे और इस मोटर में डाल देंगे। उसके बाद हम पालक की पत्तियों को पेसिल की सहायता से अच्छी तरह से कूट देंगे। अब हमें इसे फिल्टर करने की आवश्यकता है। फिल्टर करने के लिए हम एक फनेल को टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख देंगे और उसके बाद हम एक फिल्टर पेपर लेंगे जिसे हम फनेल के आकार में परिवर्तित कर देंगे और उसके बाद उसे फनेल पे रख देंगे। अब हम पीसी हुई पालक की पत्ती को इस फनेल के माध्यम से टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट यानी कि निष्कर्ष है वो परख नली के अंदर भर जाएगा।
उसके बाद हमें एक क्रोमैटोग्राफिक पेपर की स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप लेने के बाद पेपर के सिरे को इस तरह काटिए और पॉइंट कर दीजिए। उसके बाद एक कैपिलरी ट्यूब की सहायता से आप उस एक्सट्रैक्ट यानी कि निष्कर्ष की बूंद को पेपर के पॉइंटेड सिरे पर डालें और इसी प्रकार से सेम बिंदु यानी कि पॉइंट पर और 4 से 5 बूंदें डालें। आपको यहाँ पर क्रोमैटोग्राफिक पेपर के ऊपर एक धब्बा यानी कि स्पॉट दिख रहा होगा। इस स्पॉट को हम लोडिंग स्पॉट कहते हैं। लोडिंग स्पॉट छोटा और सांद्रित होना चाहिए। एक चीज का हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि लोडिंग स्पॉट नॉच के सिरे से 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। उसके बाद हम एक लॉन्ग टेस्ट ट्यूब में 5 ml ईथर एसीटोन विलायक यानी कि सॉल्वेंट को डालेंगे। हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ईथर एसीटोन सॉल्वेंट में ईथर और एसीटोन 9:1 के अनुपात यानी कि रेशियो में उपस्थित है। उसके बाद हमें स्प्लिट कॉर्क की सहायता से इस क्रोमैटोग्राफिक पेपर को टेस्ट ट्यूब के अंदर लटका देना है। लोडिंग स्पॉट ईथर एसीटोन सॉल्वेंट से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। हमें एक आवश्यक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो क्रोमैटोग्राफिक पेपर है वो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स को टच ना करे। यहाँ पर कॉर्क एयरटाइट होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हवा कहीं से भी प्रवेश ना कर पाए। उसके बाद आप परख नली को कुछ देर के लिए ऐसी ही अवस्था में छोड़ दें। क्रोमैटोग्राफिक पेपर स्ट्रिप को हम परख नली के बाहर तब निकालते हैं जब सॉल्वेंट ऊपर की ओर उठता है और स्ट्रिप के 1/4 भाग तक पहुंच जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें इसे सूखने देना है। ध्यान रखें कि इस स्ट्रिप को आप सूर्य प्रकाश में ना सुखाएं। आप इसे सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इस प्रयोग की प्रक्रिया को पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन की ओर। क्रोमैटोग्राफिक पेपर स्ट्रिप सूखने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगी। आप लोग यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रंग देख सकते हैं, है ना? विभिन्न पत्ती वर्णकों को उनके रंग से पहचाना जा सकता है। यहाँ हमें लोडिंग स्पॉट से अलग अलग पिगमेंट बैंड की दूरी और विलायक द्वारा तय की गई दूरी को मापने की आवश्यकता है। इसे हम मेजरिंग स्केल की मदद से माप सकते हैं। हम प्रत्येक पिगमेंट स्पॉट की RF वैल्यू का पता लगा सकते हैं। RF वैल्यू मतलब होता है रिटेंशन फैक्टर वैल्यू। RF वैल्यू को निकालने का सूत्र है यौगिक द्वारा तय की गई दूरी बटे विलायक के द्वारा तय की गई दूरी। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम हर एक वर्णक का RF वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को पादपों में उपस्थित जितने भी वर्णक हैं उनके बारे में पता होगा, है ना? तो चलिए अब हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं। क्रोमैटोग्राफिक पेपर स्ट्रिप का सबसे ऊपर का नारंगी पीला रंग वर्णक कैरोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। कैरोटीन की RF वैल्यू है 0.95। कैरोटीन के नीचे पीली पट्टी पिगमेंट ज़ैंथोफिल की उपस्थिति को दर्शाती है और ज़ैंथोफिल का RF वैल्यू है 0.71। ज़ैंथोफिल के नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी क्लोरोफिल A की उपस्थिति को दर्शाती है और क्लोरोफिल A की RF वैल्यू है 0.65 और सबसे नीचे वाली पीले हरे रंग की पट्टी क्लोरोफिल B की उपस्थिति को दर्शाती है
और क्लोरोफिल बी की RF वैल्यू है 0.45। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको अब समझ आ गया होगा कि क्रोमैटोग्राफी की सहायता से पादपों के वर्णकों को किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है ना?